वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे आईटीबीपी स्ट्रेस काउंसलर एग्जाम के लिए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान विषय के टॉप 25 क्वेश्चंस, और ये हमारी क्लास 4 रहने वाली है। इसके पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनको भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 28 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले स्ट्रेस काउंसलर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। क्लास एंड होने के 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाता है। क्लास हमारी लाइव आने वाली थी, लेकिन लाइट नहीं होने के कारण फिर हमने इसको रिकॉर्ड करने का डिसीजन लिया है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथियों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, जो मॉडर्न प्रेशर है, आधुनिक दबाव, उस शोध का जनक किस वैज्ञानिक को कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा है सेलियो, दूसरा ऑप्शन है रोजर्स, तीसरा ऑप्शन है लेजारस, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फ्रायड। तो साथियों, आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा गया है? तो हेंस सेल्य को कहा गया है। किसी किसी किताब में इनको सेल्स भी लिख दिया है, तो दोनों ही सही है, हेंस सेल्स या हेंस सेल्य। तो आधुनिक दबाव शोध के जनक कौन हो जाएंगे? हेंस सेल्य हो जाएंगे। इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिबल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, प्रतिबल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सबसे अधिक प्रभावी है, यह हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञान में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है व्यवसायिक सहारा, तीसरा ऑप्शन है पारिवारिक सहायता, और चौथा ऑप्शन है हमारा सामुदायिक सहारा। और साथियों, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसे ही रहती है। अगर आप पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं तो क्लास छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि साइकोलॉजी के प्रश्नों की जो लैंग्वेज होती है वो इसी प्रकार से होती है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो प्रतिबल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? हमने यहाँ पर ऑप्शन देख लिए। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर रहेगा संज्ञान में परिवर्तन। क्या रहेगा? संज्ञान में परिवर्तन। ऑप्शन पहला या ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रतिबल है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन है कुंठा, तीसरा ऑप्शन है विवाह विच्छेद, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों सामाजिक प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पर सोशल स्ट्रेस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रतिबल है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विवाह विच्छेद, यानी कि साथियों तलाक। क्या है? जो तलाक होता है वो क्या है? एक सामाजिक प्रतिबल है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। जो साथियों प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस होता है, इसका नकारात्मक पहलू क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा हाइपर स्ट्रेस, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रेस, तीसरा ऑप्शन है साथियों हमारा यूस्ट्रेस, और फोर्थ ऑप्शन है हाइपो स्ट्रेस। करेक्ट आंसर रहेगा इसका यूस्ट्रेस। क्या रहेगा? यूस्ट्रेस रहने वाला है। अब आप इसको गूगल करके इसका मीनिंग अच्छे से निकाल कर पढ़ लेना। तो प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा यूस्ट्रेस। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, तनाव के ऋणात्मक पहलू हैं। जो साथियों तनाव होता है स्ट्रेस, उसके ऋणात्मक पहलू क्या है? तो पहला ऑप्शन है यूस्ट्रेस, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रेस, तीसरा ऑप्शन है परिशांति, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डिस्ट्रेस। क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा। तो ये तनाव का क्या है? ऋणात्मक पहलू है। कौन सा? डिस्ट्रेस। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? तो साथियों स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन सी योजना है जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है, अधिक प्रभावी है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है व्यावसायिक सहारा, दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है संज्ञान में परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन है सामुदायिक सहारा। करेक्ट आंसर रहेगा संज्ञान में परिवर्तन। ये प्रश्न अभी हमने दूसरे नंबर का क्वेश्चन था वहां पर भी डिस्कस किया, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा, संज्ञान में परिवर्तन। अगला वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सामान्य प्रतिबल क्या करता है? निष्पादन घटाता है, दूसरा ऑप्शन है निष्पादन को बढ़ाता है,
तीसरा ऑप्शन है निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो सामान्य प्रतिबल होता है वो क्या करता है, तो वो निष्पादन को बढ़ाता है। क्या करता है, निष्पादन को बढ़ाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य प्रतिबल क्या करता है, तो निष्पादन को, साथियों ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, निष्पादन को बढ़ाता है। क्या करता है, निष्पादन को, एक मिनट रुकना, निष्पादन को बढ़ाता है। ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, निष्पादन बढ़ाता है। एक नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं और टिक कर देता हूं, ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंस सेली के अनुसार तनाव, तो साथियों ये कौन है, ये एक साइंटिस्ट महोदय हैं हंस सेली। तो इनके अनुसार तनाव एक विशिष्ट अनुक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है एक समायोजी अनुक्रिया है, और चौथा ऑप्शन है एक असमाजी अनुक्रिया है। तो हंस सेली के अनुसार साथियों तनाव क्या है, तो तनाव एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। क्या है, तनाव एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। ऑप्शन दूसरा, सेकंड यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हंस सेली के अनुसार तनाव क्या है, एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, संवेगात्मक समायोजन का आशय है। जो साथियों संवेगात्मक समायोजन होता है, इसका आशय यहाँ पर हमें बताना है। फर्स्ट विकल्प हम देखते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। फिर दूसरा है अपने संवेग पर नियंत्रण रखना। तीसरा ऑप्शन है हर परिस्थिति में समान संवेग व्यक्त करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। क्या रहेगा, परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना, ये संवेगात्मक समायोजन का आशय होता है। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। क्या है कि जो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व होता है उसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है प्रतिबद्धता, दूसरा ऑप्शन है चुनौती, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रण, और चौथा ऑप्शन है दुश्चिंता। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 दुश्चिंता। तो साथियों जो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व होता है, जो किसी भी प्रकार का दबाव सहन करने की क्षमता रखता है अपने अंदर, किसी भी प्रकार का दुख दर्द पीड़ा वो अपने अंदर सहन करने का व्यक्तित्व रखता है, तो उसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती साथियों, तो उसमें दुश्चिंता नहीं पाई जाती है। यानी कि सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल हो वो उसकी चिंता नहीं करेगा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक। यहाँ पर साथियों में स्ट्रेस उत्पन्न, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिगमन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबल, तीसरा ऑप्शन है प्रत्याहार, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनुकरण। क्या हो जाएगा, अनुकरण। तो साथियों तनाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन से होते हैं यह यहाँ पर हमें बताना है। इसमें एक क्वेश्चन हमारा मिसिंग हो गया है शायद, 36 नंबर वाला। 35 के बाद हम डायरेक्ट 37 पर आ गए हैं। कहीं नहीं, उसको मैं आपको अगले बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको मैं उसके बारे में जरूर जानकारी दे दूंगा। तो प्रश्न है साथियों हमारा कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये हमें बताना है कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रतिगमन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबल, तीसरा ऑप्शन है प्रत्याहार, तो इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबल। क्या हो जाएगा, प्रतिबल। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, आक्रमण के कारण कौन नहीं है। क्या है प्रश्न, कि आक्रमण के कारण कौन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शरीर क्रियात्मक तंत्र, दूसरा ऑप्शन है सहज प्रवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है तादात्म्यकरण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आक्रमण के कारण कौन नहीं है, तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शरीर क्रियात्मक तंत्र। क्या हो जाएगा, शरीर क्रियात्मक तंत्र। ऑप्शन एक यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 39 नंबर। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेतों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं
अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आंतरिक दबाव, दूसरा ऑप्शन है कुंठा, तीसरा ऑप्शन है द्वंद और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा कुंठा। क्या हो जाएगा? कुंठा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? कुंठा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को खोने का बोध है। क्या है प्रश्न? कि किसी वस्तु को खोने का बोध है। तो पहला ऑप्शन है निर्धनता, दूसरा ऑप्शन है वचन, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक असुविधा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु को खोने का बोध क्या है साथियों? तो वो है वचन। क्या है? वचन। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? क्या है प्रश्न? कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है चिंता, दूसरा ऑप्शन है कुंठा, तीसरा ऑप्शन है संघर्ष और चौथा ऑप्शन है सामाजिक सहभागिता। यानी साथियों प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी वो ऑप्शन है जो कि स्ट्रेस का सोर्स या कारण नहीं है। तो साथियों चिंता बराबर, चिंता से हमें स्ट्रेस होता है, कुंठा और संघर्ष इनसे भी हमें स्ट्रेस होता है, लेकिन सामाजिक सहभागिता यानी कि किसी भी प्रकार के सोशल वर्क में भाग लेने से हमें किसी प्रकार का प्रतिबल या स्ट्रेस नहीं होता है, तो ये इसका सोर्स नहीं होगा। बाकी चिंता, कुंठा और संघर्ष सभी प्रतिबल के स्रोत हैं, लेकिन सामाजिक सहभागिता नहीं है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा रहेगा, डी नंबर वाला। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मुख्यतः प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? यानी साथियों स्ट्रेस होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के होते हैं, दूसरा ऑप्शन है 6 प्रकार के होते हैं, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के होते हैं और चौथा ऑप्शन है हमारा 3 प्रकार के होते हैं। तो साथियों जो स्ट्रेस होते हैं वो आपके मेनली 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल रहने वाला है। साथियों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना है। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आप जो भी मैसेज करेंगे उसका रिप्लाई मैं देता हूँ, या कोई डाउट अगर हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो मैं वहां पर भी हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। आज का हमारा पार्ट 4 है, आगे भी इसके अलग अनेक भाग हम लाने वाले हैं। इसके पहले आप अगर नहीं देखें तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जरूर देखें, उनसे भी आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है। यानी साथियों जब स्ट्रेस हम लेते हैं तो उसके कारण जो हमें शारीरिक रोग होते हैं वो कितने प्रतिशत होने की संभावना रहती है? तो पहला ऑप्शन है 30 से 40%, दूसरा ऑप्शन है 50 से 70%, तीसरा ऑप्शन है 80 से 90% और फोर्थ ऑप्शन है 20 से 30%। तो साथियों जब भी हम तनाव लेते हैं तो उसके कारण जो हमें शारीरिक होने की संभावना काफी हाई हो जाती है, तो वो 50 से 70%, कितनी? 50 से 70% हमें रोग होने की संभावना रहती है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि चिंता मत करो, तनाव मत लो, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत क्या रहेगा? 50 से 70% तक रहता है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों यहाँ पर हमें एक वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने क्या करा था, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो पहला ऑप्शन है लेजारस, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन, तीसरा ऑप्शन है थर्स्टन और चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक साथियों कौन है? तो वो है लेजारस। कौन है? लेजारस। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रतिबल या स्ट्रेस नहीं है? तो पहला ऑप्शन है द्वंद, दूसरा ऑप्शन है कुंठा, तीसरा ऑप्शन है शोर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आंतरिक दबाव। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा शोर। क्या रहेगा? शोर। यानी साथियों जो नॉइस होता है, शोर होता है, वो क्या होता है? वो आपको मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। बाकी द्वंद, कुंठा और आंतरिक दबाव ये तीनों ही क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रतिबल है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लें, यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है। मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो वो विज्ञान की कौन सी ब्रांच या शाखा है जहां पर मन का, मस्तिष्क का और प्रतिरक्षक तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम का के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। इन तीनों के संबंध का हम अध्ययन करते हैं, तो हमें बताना है। तो पहला है फंक्शनल साइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, तीसरा है साथियों फैकल्टी साइकोलॉजी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन दूसरा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में साथियों मन का, मस्तिष्क का और प्रतिरक्षक तंत्र के इनके तीनों के आपसी संबंध का हम अध्ययन करते हैं। किसमें? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है, यानी साथियों मानव द्वारा निर्मित किया गया एक स्ट्रेस है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चक्रवात, दूसरा है भूकंप, तीसरा है बाढ़ और चौथा है साथियों प्रदूषण। तो चक्रवात, भूकंप और बाढ़ ये तीनों ही क्या है? प्राकृतिक है। क्या है साथियों? प्राकृतिक है। लेकिन प्रदूषण प्र, प्रदूषण क्या है साथियों? तो प्रदूषण मैन मेड है, यानी कि हम ह्यूमंस ने इसको बनाया है, हम प्रदूषण करते हैं। तो क्या प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? तो करेक्ट आंसर रहेगा प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। प्रदूषण के भी कई टाइप होते हैं, अब आपने सोशल साइंस में उनको पढ़ाई होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अनुकूल संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? तो साथियों सामान्य अनुकूलन संलक्षण की हमें तीसरी अवस्था का यहाँ पर नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा परिशांति अवस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोध अवस्था, तीसरा है चेतावनी प्रतिक्रिया अवस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का साथियों यहाँ पे हमें नाम बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन एक परिशांति अवस्था। क्या रहेगा? परिशांति अवस्था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्न आउट अवस्था क्या है, ये हमें बताना है कि जो बर्न आउट अवस्था है साथियों वो क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता, दूसरा है पर्यावरणीय तथा मानसिक विकास की अवस्था, तीसरा है सामाजिक तथा धार्मिक उत्थान की अवस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो बर्न आउट अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि मनुष्य के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही उसकी क्षमता क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। तो बर्न आउट अवस्था में मनुष्य की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है? क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है? तो पहला है साथियों चुनौती, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है वचनबद्धता और चौथा ऑप्शन है द्वंद्व। प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है? यानी साथियों जो हम मन से मजबूत होते हैं मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है। तो साथियों चुनौतियों को स्वीकार करना, खुद पर नियंत्रण करना और जो भी हमने वचन स्वयं को दिया है टारगेट के प्रति वो पूरा करना, ये तो हमारी मनोवैज्ञानिक दृढ़ता होती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति से द्वंद्व रखना ये क्या है? ये हमारी मनोवैज्ञानिक दृढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने बस अपने मन में यही मनोवैज्ञानिक दृढ़ता ले ली कि सामने वाले से तो मैं लड़ाई करके ही रहूंगा, है ना, ऐसा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है? तो वो रहेगा हमारा द्वंद्व यानी कि लड़ाई संघर्ष। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा प्रतिबल प्रबंधन से संबंधित नहीं है? क्या है प्रश्न कि कौन सा जो प्रतिबल है साथियों स्ट्रेस है वो प्रबंधन से संबंधित नहीं है। तो पहला है हमारा व्यायाम, दूसरा है मनन प्रविधि, तीसरा है बायो फीडबैक और चौथा है दमन। तो साथियों प्रतिबल प्रबंधन यानी कि जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है तो उसको ठीक कर ले डॉक्टर, कुछ उसको प्रबंधन यानी कि उसका जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए कुछ तरीके निकालते हैं। तो बता दें कि कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका नहीं है। तो व्यायाम बिल्कुल है साथियों, व्यायाम करके आदमी अपनी खोई हुई उन्नति या दशा में वापस पहुंच सकता है। मनन प्रविधि यानी कि काफी ज्यादा सोच विचार करना, है ना, वो भी हम करना है। बायो फीडबैक शरीर के प्रति फीडबैक। लेकिन दमन, दमन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दमन ऑप्शन जो डी है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा प्रतिबल प्रबंधन से संबंधित नहीं है? साथियों दमन नहीं है। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब साथियों क्या है दमन, आपको जो इसकी लैंग्वेज है कठिन इसलिए भी लगती है क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं और इनको हम जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आपको पता होगा कि गूगल से करते हैं
तो उच्चारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए कभी कभी प्रश्न में कोई प्रश्न में ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। तो कौन सा प्रतिबल प्रबंधन संबंधित नहीं है, तो दमन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी साथियों इतना प्रयास करने के बाद भी आईटीबीपी स्ट्रेस काउंसलर की कोई बुक नहीं मिल पाई है कि हम पुराने ईयर में हुई परीक्षाओं और अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हमारे कोर्स होते हैं वहां से प्रश्न लेकर आते हैं साइकोलॉजी के। बाकी साथियों आईटीबीपी के द्वारा ना तो कोई बुक उपलब्ध करवाई गई है और ना ही उन्होंने कुछ ऐसा अपने पीडीएफ वगैरह अपनी साइट पर डाला है ताकि थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो। ये सब हमारा पर्सनल R&D होता है, रिसर्च, उसी के द्वारा हमें प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है? क्या है प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है? तो पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है सामाजिक दबाव, तीसरा है कुंठा और चौथा है इनमें से सभी। क्या है चौथा? इनमें से सभी। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से सभी। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत साथियों इन सभी को माना जाता है। किस किस को? तो वायु प्रदूषण को माना जाता है, इसके अलावा सामाजिक दबाव को भी माना जाता है, इसके अलावा कुंठा को भी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। तो ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है बहुविधि का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? साथियों जो बहुविधि नहीं सोचते, बहुबुद्धि, सॉरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड ने, दूसरा ऑप्शन है गार्डनर ने, तीसरा ऑप्शन है मर्फी ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा गार्डनर के द्वारा। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादितकर्ता कौन है? तो वो है गार्डनर। अब साथियों यहाँ पर हमारा एक 36 नंबर का प्रश्न मिसिंग हो गया था। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वहां पर लिख देता हूं मैं, कुंठा जो होती है साथियों, कुंठा आक्रामकता, आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पर साथियों ये हमारा प्रश्न है कि कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा साथियों जॉन डोलार्ड। ये साइंटिस्ट का नाम है जॉन डोलार्ड, है ना। तो ये हमारा उसमें स्लाइड में ऐड नहीं हो पाया था, तो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? करेक्ट आंसर है हमारा जॉन डोलार्ड के द्वारा। तो साथियों यहाँ पर आज की वीडियो में हमने टोटल 28 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को जय हिंद, राम राम। वीडियो में ही एंड करते हैं।